हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन। माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। झारखंड कांग्रेस का आज सभी जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर बरसेंगे कांग्रेस नेता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी और राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर को लेकर पूछेंगे सवाल। माचिस का डिब्बा है, बन्ना गुप्ता के समय खरीदी गई एम्बुलेंस। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान। बीजेपी ने भ्रष्टाचार की जांच की उठाई मांग। साइबर अपराधियों ने बोकारो के बीसीसीएल कर्मी को बनाया डिजिटल अरेस्ट का शिकार। धमकी देकर की लाखों की ठगी। गुमला के सूपा महुआ टोली गांव में जंगली हाथी का आतंक। एक शख्स को उतारा मौत के घाट। गिरिडीह में हाथी मचा रहे उत्पात। 25 दिसंबर से झारखंड में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बादल आज और कल छाए रहेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन। माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राज्य से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर के बवाल हो गया है। झारखंड कांग्रेस का आज सभी जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। केंद्र सरकार पर बरसेंगे कांग्रेस नेता। तो भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ बोलेंगे हमला। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे आउट की गई है और आपको लगभग सभी जिलों में कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता हैं वो पीसी करते नजर आएंगे। और भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, जिस तरह से राहुल गांधी पर एफआईआर किया गया है जी, तो लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। और अगर हम रांची से बात कर लें, रांची में रामेश्वर उरांव पीसी करेंगे। खूंटी में कालीचरण मुंडा जो सांसद है वो करेंगे। संथाल परगना का जो दुमका इलाका है वहाँ प्रदीप यादव जो कि विधायक दल के नेता हैं वो करेंगे। देवघर में फुरकान अंसारी, चाईबासा में प्रदीप कुमार बालमुचू, जमशेदपुर में सुबोध कांत सहाय, इसी तरह धनबाद में राजेश ठाकुर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो करेंगे। और हजारीबाग में राजीव रंजन और पलामू में पूर्व मंत्री जो रहे हैं बंधु तिर्की। तो ऐसे अगर आप देखें, बहुत सारे जो नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अलग अलग जिलों में जाकर अपनी बात को रखेंगे और इस बात को बताने की कोशिश होगी कि कैसे अमित शाह के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो कितना गलत है और अम्बेडकर के इस अपमान। बिल्कुल अविनाश, और देखना होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ बातें कांग्रेस नेता अपनी तरफ से रखते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां देश भर में 45 जगह रोजगार मेला लगेगा। पीएम मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के सीआरपीएफ कैंप में अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग समेत कई विभागों में नियुक्ति होनी है। और इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया था। रोजगार मेले की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 को हुई थी। और इसी बीच बोकारो से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां बीसीसीएल कर्मी से 9 लाख की ठगी की गई है। साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर ये शिकार बनाया है। कॉल करने वाले अपने को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बता रहे हैं। 48 घंटे तक बीसीसीएल कर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब होम अरेस्टिंग हुआ था साइबर के द्वारा। सबसे पहले उसका फ़ोन आया कि आपका एक नंबर है 6767 से शुरू होता है जो एचडीएफसी बैंक से लिंक्ड है और उसमें जो है ना फ्रॉड का केस चल रहा है। आपका 17 गो केस हुआ है आपके ऊपर में, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बच्चों को किडनैप करता है और उसके माता पिता से रैंसम लेता है और उस रैंसम का कुछ हिस्सा आपको भी देता है।
इस तरह से हमको धीरे धीरे अपने ये में लिया और बोला कि आपको हम अभी से अरेस्ट करते हैं। मोबाइल पे एक नंबर से फोन आया और बोला गया कि आपके नाम से जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके आप अभियुक्त हैं, और उसे डराया धमकाया गया कि उस केस में आपको फंसा देंगे, और ये जो डिजिटल अरेस्ट 2 दिन तक मोबाइल पे रख के जो है तीसरा दिन जो है पैसा का उसके दिए हुए खाता में इनके द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया। कुल अमाउंट जो है 9,50,000 रुपया का ठगी हुआ है। और अब हेमंत सरकार के मंत्री खुद ही अपने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हेमंत सरकार पर 206 नई एम्बुलेंस खरीदने के नाम पर पुरानी बसों को मॉडिफाई कर एम्बुलेंस बनाने का आरोप है। हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने यह आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये एम्बुलेंस नहीं, माचिस की डिब्बी है, मरीजों की मौत की मशीन है। हेमंत सरकार के इस एम्बुलेंस में मरीजों की जान नहीं बचती। एडमिट होने वाले मरीज ऐसे एम्बुलेंस में मर जाते हैं। ये आरोप विपक्ष में बैठे किसी नेता का नहीं, बल्कि हेमंत कैबिनेट में शामिल डॉक्टर इरफान अंसारी का अपनी ही सरकार पर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपनी सरकार द्वारा खरीदे गए इस एम्बुलेंस को माचिस की डिब्बी बता रहे हैं। कई कंप्लेन मेरे पास आया है, विभाग में गया था तो कई मैंने आवेदन देखा लोगों का, तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि झारखंड का जो सड़क है, कहीं छोटी सड़क है, और जो एम्बुलेंस सरकार ने लिया, पूर्व के विभाग ने जो लिया, तो उसका कोई औचित्य नहीं था। अब माचिस का डब्बा है, वो गांव में जा नहीं पा रहा था। पेशेंट अगर उस एम्बुलेंस में एडमिट हुआ, लिया भी तो वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो कई तरह की परेशानी सामने आई है। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछली सरकार में बन्ना गुप्ता के स्वास्थ्य मंत्री रहते 206 एम्बुलेंस खरीदने का दावा किया गया था, पर सच्चाई ये है कि एम्बुलेंस के नाम पर पुरानी बसों को ही मॉडिफाई कर एम्बुलेंस बना दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुद इसका खुलासा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी होने के कारण वो स्वास्थ्य सेवा का लाभ जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए नए एम्बुलेंस लाएंगे जो फुल्ली इक्विप्ड होगा, जो छोटा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाएगा। लोगों की जान से खिलवाड़ पर बीजेपी भी हेमंत सरकार पर हमलावर है। विपक्ष एम्बुलेंस खरीद की जांच कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। यह सरकार पिछले 5 वर्षों से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और राज्य को भी डुबाई है, और खुद भी इसके लोग जो चला रहे हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो डूबे हुए हैं। तो अब तो स्वयं मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि 5 साल में सारे विभागों में करप्शन हुआ है। बीजेपी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रांची संवाददाता गौरव झा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल लेकर चलते हैं, जहां मरीजों का हाल बेहाल है। इलाज के लिए घर, जमीन, सब कुछ बिक गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रिम्स अस्पताल में मरीजों का हाल क्यों है बेहाल? अस्पताल में दवा की कीमतों का बड़ा खेल। अस्पताल में नहीं मिल रही दवाइयाँ। मिलते नहीं रहता है सर, हम लोग बहुत गरीब हैं। चावल हम लोग घर में चावल खाने का नहीं मिलता है सर। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की चाहे कितने भी दावे कर ले, पर सभी दावे जमीन पर आते ही धराशायी हो जा रहे हैं। सरकार के दावे सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। हालत यह है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज कराने आ रहे मरीजों को अब दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं।
रिम्स में जो मरीज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, रिम्स प्रबंधन का ये दावा है कि उन्हें रिम्स के द्वारा तमाम दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे तो उसकी हकीकत कुछ और ही बयां करेगी। हर जो यहां देखिए मरीज के परिजन हैं वो दिखा रहे हैं कि इन्होंने जो दवाइयां खरीदी वो बाहर से खरीदी। ये कुमकुम मेडिकल हॉल से खरीद कर लाए हैं, 2400 की दवाई हो गई है। ये कहाँ से लाए आप? ये तो दवाई दोस्त से मिला आपको नीचे में। आप कहाँ से लाए? मेडिकल से। मेडिकल से? हाँ जी। बाहर से। कितना रुपए मिला? 2000 और 100 रुपये का यहाँ मिला। हाँ। और वहाँ 2400 का वहाँ मिला। तो वहाँ 100 रुपये का दवाई रिम्स दिया? हाँ। और 2400 का बाहर से? हाँ, बोला ये दवाई यहाँ नहीं है। अच्छा, महंगी दवाई बाहर में मिलती है? खरीदना पड़ता है, मिलते नहीं रहता है सर। हम लोग बहुत गरीब हैं, चावल हम लोग घर में चावल खाने का नहीं मिलता है सर। दवाई का पैसा कहाँ से ला रही है? मेहमान घर से मांगते हैं सर, उधारी कर करके। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवाइयां दिलाने के वादे तो करती है, पर रिम्स आते ही इन दावों का पर्दा गिर जाता है। इस तो लाते हैं सब बाहर से खरीद के। बाहर से 4000 का बेसी है, उसका बिल बन गया है। 4000 से ज्यादा का और जो मारा में गया तो वहाँ पे 5515 रुपया लग गया। बाहर से? सब बाहर से लाए हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। एगो बच्चा सिरिंज मांग रहे हैं दवा पिलाने के लिए, बोले यहाँ नहीं है। इलाज कराने आए मरीजों की माने तो छोटी से छोटी दवाइयाँ भी उन्हें रिम्स की ओर से नहीं दी जा रही है। हालात ऐसे हैं कि कोई जमीन बेचकर इलाज करा रहा है तो कोई इलाज कराते हुए कर्ज में डूब जा रहा है। जब ये दावे किए जाते हैं कि दवाइयाँ यहाँ सस्ते कीमतों पर या मुफ्त में उपलब्ध है, तो हकीकत ये सामने आती है कि सभी मरीज बाहर से दवाई खरीद कर आते हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि किसानों को खेत तक पानी मिले, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से काम करेगी। हमारा ये प्रयास है कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। ठीक है, और सरकार भी इस बार विशेष ध्यान दिए हैं जल संसाधन में विभाग में कि हर खेत को पानी पहुंचाना है, यही लक्ष्य है मेरा। कोई रोड मैप तैयार किया है क्या? अभी तैयार नहीं हुआ है, अब इसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। और इसी बीच मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। रांची के कांके का न्यूनतम पारा 10.5 डिग्री पहुंच गया है। कल राज्य भर में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया है। 25 दिसंबर से बादल छटेगा और न्यूनतम पारा गिरेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं। और इसी बीच गिरिडीह से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सुगबाटार टोले में पहुंचा है 32 हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड ने पीरटार में तबाही मचाई, 3 घरों को तोड़ा, फसलों को भी हाथियों ने रौंद दिया है। आपको बता दें कि अभी बिशुनपुर जंगल में डेरा जमाए हुए हैं ये हाथी, और हाथियों को खदेड़ने के लिए एक टीम को भी बुलाई गई है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जायजा लिया है और हर संभव मदद का आश्वासन भी ग्रामीणों को दिया है। गुमला में भी हाथियों का आतंक जारी है। भरनो प्रखंड के सुपा महुआ टोली गांव में 18 जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। फसलों को भी इससे नुकसान हुआ है। हाथियों के झुंड को ग्रामीणों ने जंगल में खदेड़ा और इस दौरान हाथी ने एक ग्रामीण को पैर से मार दिया है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित परिवार वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहा है। सुपा गांव में जो जंगली हाथी जंगल में आया था बगीचा में, उसके बाद में बहुत सारे लोग देखने गया था। मेरा भतीजा भी देखने गया था। उसके बाद में जंगली हाथी जो दौड़ाने समय भाग नहीं पाए, लात मारा फेंका गया। उसमें समय उनका अंदरूनी की चोट लग गया। क्या हुआ फिर? उसके बाद गोली चली था, उसके बाद में बंद हो गया। और इसी बीच रामगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां कोयला लदे हाईवा की चपेट में आए हैं बाइक सवार। हाईवा से दबकर 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। आरोपी पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग भी ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाईवा की चपेट में आने से 2 युवक की मौत हो गई है। सड़क जाम के कारण सराय
उरीबाली के बीच में कोयले का डिस्पैच पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराने में जुटी हुई है। और अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां गद्दी सी कोलियरी से लेवी की धमकी देने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने श्याम सुंदर पांडे को धमकाते हुए ये बोला था कि काम बंद करो, ग्रुप से बात किए बिना काम चालू करोगे तो अंजाम बुरा होगा, और हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए थे। अपराधियों द्वारा दिन के करीब 1 बजे के आसपास धमकी देकर रंगदारी मांगने की बात प्रकाश में आई थी, जिसके आलोक में विद्युत थाना कांड संख्या 9924 दर्ज की गई थी। कांड दर्ज होने के उपरांत अपराधियों के गिरफ्तारी कांड को निवेदन हेतु एक टीम गठित की गई थी, जिस टीम द्वारा काफी प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और अब खबर धनबाद से है। धनबाद में लगातार हो रहे सड़क हादसे को रोकने के लिए पुलिस अब अलर्ट मोड पर चली गई है। इसी कड़ी में न्यू टाउन हॉल में पुलिस और एक निजी संस्था के सहयोग से सड़क सुरक्षा पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा और हादसे से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव और इमरजेंसी केयर के तालमेल पर जोर दिया गया। साथ ही ट्रैफिक नियम का पालन करने की भी अपील की गई। ये बता दूं तो कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें रोड सेफ्टी के माध्यम से, और इसमें बिकॉज रोड सेफ्टी के 4 पिलर्स होते हैं। उस 4 पिलर्स में इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन, ये 4 पिलर्स हैं। तो हमने आज एक इम्पॉर्टेंट पिलर को यहाँ पे पकड़ा है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है। तो वो उस पर बड़े ही प्रभावकारी तरीके से जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान और पदाधिकारी या अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान थे, तो उनको सड़क सुरक्षा के बारे में अवेयर किया कि हम दुर्घटना को कैसे कम कर सकते हैं, और इसका प्रभाव हमारे कार्यशैली पे निश्चित रूप से पड़ेगा। तो उनसे मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका पालन करें, ताकि एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो जो छोटे छोटे चीज़ हैं, जो माइनर चीज़ें हैं, हेलमेट पहनना, ओवर स्पीड नहीं करना, ड्राइविंग करते समय बातचीत नहीं करना फ़ोन पे, अगल बगल में देखना कि गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं, जा रही हैं, अवेयरनेस रहना ड्राइविंग करते समय, इन सब का पालन करें ताकि एक्सीडेंट ना हो। धनबाद के तोपचांची झील का कायाकल्प के लिए 76 करोड़ रुपए की लागत से ब्लूप्रिंट तैयार की गई है और इसे एक आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झील का निरीक्षण किया। उन्होंने ये बताया कि झील को आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नया रूप देने के उद्देश्य से जमाडा के पदाधिकारियों, हमारे माननीय मथुरादा पूर्व मंत्री के साथ हम लोगों ने आज बैठक की, स्थल निरीक्षण किया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टाटा जू में बटरफ्लाई स्पॉट का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन ने किया है और जिसको के एमडी भी वहां पर थे। इस तितली क्षेत्र में कोल्हान क्षेत्र के 75 प्रजाति की तितलियां को रखा गया, जिन्हें अब आम लोग देख सकेंगे। जोन बोलेंगे जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, क्योंकि आप लोग सब भी थे, हम लोग सब का पूरा एक आई वुड से ट्यूटोरियल हुआ है, हम लोग का एक ट्रेनिंग हुआ है कि कैसे बटरफ्लाई का एवोल्यूशन होता है, और फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड सिर्फ पूरा साइकिल 40 दिन का है। तो उसमें भी जब से बटरफ्लाई उड़ना शुरू करती है तो मेरे को तो 20 दिन में ही उसका। खबर अब सिमडेगा से है। सिमडेगा में ठनका गिरने जैसे प्राकृतिक आपदा से इस वर्ष कई मौतें हुई और इसके अलावा साल भर में सांप के काटने से भी कई लोगों की जान चली गई। प्राकृतिक आपदा से नुकसान के लिए सरकार की तरफ से राहत के तौर पर पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक इस साल 59 आपदा पीड़ितों को कुल 11 करोड़ 70 लाख 5,500 रुपए का मुआवजा दिया गया। 25 में प्राकृतिक आपदा के तहत वज्रपात से मानव क्षति में 3 लाभुकों को 12 लाख रुपया का भुगतान किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 59 लाभुकों को 1 करोड़ 17 लाख 5,500 रुपये की राशि का भुगतान किया गया।
गिरिडीह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कबरीबाद में दामोदर यादव की हत्या कर दी गई, जिससे नाराज लोगों ने मुफस्सिल थाने का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंचे। जयराम महतो के पहुंचने के बाद भीड़ काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने थाने के गेट को बंद कर दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने दामोदर महतो के परिजनों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। जयराम महतो ने यह कहा कि दामोदर यादव हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। वार्ता हुई और पुलिस के तमाम पदाधिकारियों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। उनका कहना है कि 7 लोगों को अरेस्ट किया गया जो लोग संदिग्ध हैं, और एक बड़ी पहल है और बड़ी कामयाबी भी है कि घटना के काफी कम समय में प्रशासन ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। और हम प्रशासन से आपके माध्यम से, हालांकि हमारी तो बैठ के बातचीत हो ही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से प्रशासन से हमारा संदेश होगा कि अपराधियों का मनोबल ना बढ़े, इसके लिए उन्हें जितना त्वरित हो सके अपराधियों को गिरफ्त करके उन्हें शिकंजों के पीछे लाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।